हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहे हैं हम मूवमेंट्स। मूवमेंट्स का कुछ एक टॉपिक तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ। मूवमेंट क्या होती है, किसी भी फोर्स की जो मूवमेंट है वो क्या होती है, हमने आगे बात की थी। जैसे मान लो ये कोई बॉडी है और इसका ये वाला पॉइंट फिक्स है, ठीक है। अगर किसी बॉडी का एक पॉइंट फिक्स था तो हमने ऑब्जर्व किया था कि कोई भी फोर्स जब हम उसके ऊपर लगाते हैं, अगर हम उसी पॉइंट पे लगा देंगे जो पॉइंट फिक्स है, फिर तो कोई फायदा ही नहीं होने वाला ऑब्वियसली। तो हमें कुछ डिस्टेंस पे वो फोर्स लगानी चाहिए, ये हम समझते हैं। अगर हम उसी पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे तो इस बॉडी पे इस फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। जब थोड़े दूर फोर्स लगाएंगे तब इफेक्ट होगा, और जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, रोटेटिंग इफेक्ट। वो जो टेंडेंसी होती है ना किसी भी फोर्स की बॉडी को रोटेट करने की, उस टेंडेंसी को ही हम मूवमेंट बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट ओ। तो ये हमने डिस्कस किया हुआ है कि किस तरह से हम मूवमेंट निकालते थे किसी एक सिंगल फोर्स की, मूवमेंट ऑफ अ फोर्स एफ अबाउट ओ। बट अब हम इसको थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं अगर किसी सिस्टम में एक से ज्यादा फोर्सेस लग रही हो तब क्या होगा। जब किसी सिस्टम में एक से ज्यादा फोर्सेस लग रही हैं, जैसे मान लो P और Q दो फोर्सेस लग रही हैं, तो वर्कनेस थ्योरम कहती है कि आप किसी भी पॉइंट O के अबाउट अगर इन दोनों फोर्सेस की मूवमेंट्स का सम करने वाले हो तो दैट विल बी इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट अबाउट सेम पॉइंट O। तो आप ये वाली जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ P अबाउट O प्लस मूवमेंट ऑफ Q अबाउट O, इसको इक्विवेलेंट लिख सकते हो मूवमेंट ऑफ R अबाउट O के। ये बात तो थी मूवमेंट की, जब तक तो मूवमेंट निकालनी थी तो ठीक है। बट अब हम यहाँ थोड़ा और आगे चल रहे हैं। मूवमेंट की हेल्प से हमने एक चीज और करनी सीख ली। जब आपके पास एक सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, मान लो दो फोर्सेस किसी सिस्टम में लग रही हैं, अगर वो एक्टिंग एट ए पॉइंट है फिर तो उनका रिजल्टेंट भी उसी पॉइंट पे एक्ट करेगा, ये हमें पता है, ठीक है। बट अगर हमारी फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट नहीं है, मान लो एक फोर्स इधर को जा रही है, जैसे आप लोग एक ट्रायंगल ले लेते हो, कई बार आप कहते हो एक फोर्स इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। अब ये जो तीन फोर्सेस हैं, ये तीन फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट नहीं है, द थ्री फोर्सेस आर नॉट एक्टिंग एट अ पॉइंट। तो ऐसे केसेस में आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि मान लो हमारे पास कोई तीन फोर्सेस है और उनका रिजल्टेंट है F। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना आपको आता है, वेरी फर्स्ट टॉपिक था। रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी निकालनी आती है। हम क्या करते हैं, तीनों फोर्सेस के दो कंपोनेंट्स बना लेते हैं, है ना। इधर बोल देते हैं F cos थीटा है, इधर बोल देते हैं F sin थीटा है। स्क्वायरिंग एंड एडिंग करते हैं, F स्क्वायर आ जाता है, मींस F आ जाता है। फोर्स हमें निकालनी आ जाती है। जैसे ही हम F cos थीटा और F sin थीटा को डिवाइड करते हैं, वहां से हमें इस थीटा की डायरेक्शन, बेसिकली फोर्स की डायरेक्शन पता लग जाती है tan थीटा कैलकुलेट करके, ठीक है। फोर्स का मैग्नीट्यूड है, मान लो A आ गया, डायरेक्शन है मान लो थीटा 60 डिग्री आ गया, तो हमें पता लग गया कि इन तीनों फोर्सेस की जो रिजल्टेंट है वो है F A यूनिट की आई है, और हमें डायरेक्शन भी समझ में आ गई कि 60 डिग्री पे एक्ट कर रही है। पर एक चीज रह जाती है, वो होता है लाइन ऑफ एक्शन, पॉइंट ऑफ एक्शन। ये चीज अभी पेंडिंग है। तो ये जो लाइन ऑफ एक्शन या पॉइंट ऑफ एक्शन नाम की चीज है, ये आप लोग अब मूवमेंट्स से निकालते हो। मूवमेंट्स में जो चीजें आपने कुछ प्रॉब्लम्स की होंगी तो उसमें आपने देखा होगा कि इतना तो पता लग गया कि ये इतने यूनिट का है, इस एंगल पे है, जिस पे भी निकला होगा। अब जो चीज रह गई थी वो थी लाइन ऑफ एक्शन या पॉइंट ऑफ एक्शन। उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस डिस्टेंस को अपनी तरफ से x मान लेते हैं और हम कहते हैं कि इस पॉइंट O के अबाउट सारे सिस्टम की फोर्सेस की मूवमेंट्स निकाल लो। हम यहाँ पे वर्गमूल थ्योरम अप्लाई कर देते हैं कि O के अबाउट P की मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ P अबाउट O प्लस मूवमेंट ऑफ Q अबाउट O प्लस मूवमेंट ऑफ R अबाउट O, ये सब कैलकुलेट कर लो। जैसे ही ये कैलकुलेट करोगे, ये किसके बराबर होनी चाहिए, मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स F अबाउट O। तो इस कंसेप्ट से बीच में ये x कैलकुलेट हो जाता है और उससे हमें लाइन ऑफ एक्शन या पॉइंट ऑफ एक्शन भी पता लग जाता है, क्योंकि मुझे ये तो समझ में आ गया कि मेरी फोर्सेस का रिजल्टेंट ये है, ये भी पता लग गया 60 डिग्री पे है, पर ये
यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, ये यहाँ लग रहा है, ये तो नहीं पता चला ना। ये होता है लाइन ऑफ एक्शन, पॉइंट ऑफ एक्शन। मतलब ये फोर्स कितने यूनिट की है, मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन आ गई, पर कहाँ लग रही है। डायरेक्शन आ गई तो ये पता लग गया ये डायरेक्शन है, पर कहाँ, प्लेन पे कहाँ। तो वो जो कहाँ है वो हमें मोमेंट्स से पता चलने लग गया। ठीक है, ये था कुछ कोप्लेनर फोर्सेस के केस में, जब हमारे सिस्टम में 2 या 3 फोर्सेस हैं। अब आती है बात, अगर हमारे पास नंबर ऑफ फोर्सेस है, मतलब 2 या 3 भी नहीं, काफी ज्यादा, मान लो 6 फोर्सेस है एक ही सिस्टम में, एक ही प्लेन पे, तो 6 फोर्सेस पे हमें काम करना है। इतना पता है कि वो 6 की 6 फोर्सेस सपोज पैरेलल फोर्सेस है। ठीक है, तो पैरेलल फोर्सेस पे अगर हम काम करते हैं तो जितनी मर्जी नंबर ऑफ फोर्सेस हो जाएं, हम उनका सेंटर निकाल सकते हैं। सेंटर मीन्स फिर वही कि फोर्स कहाँ लग रही है, जो मैंने अभी बताया ना, लाइन ऑफ एक्शन, पॉइंट ऑफ एक्शन। पॉइंट ऑफ एक्शन इज एक्चुअली सेंटर ऑफ पैरेलल फोर्सेस। अब अगर हमारे पास किसी सिस्टम में मान लो ये बहुत सारे पैरेलल फोर्सेस हैं, अब हम लाइक पैरेलल और अनलाइक पैरेलल की अलग अलग बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं एक सिस्टम में पैरेलल फोर्सेस हैं। मान लो मेरे पास ये 5 ही हैं पैरेलल फोर्सेस, अब इन सब की डायरेक्शन सेम है। सपोज दिस इज F1, F2, F3, दिस इज F4, दिस इज F5। तो हमारे पास एक सिस्टम है, उसके अंदर ये 5 फोर्सेस हैं। ये क्या है, पैरेलल फोर्सेस। अगर आपके पास पैरेलल फोर्सेस हैं तो आपको इतना तो पता है कि पैरेलल फोर्सेस का हमें एक रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज तो ये चीज है कि F1, F2, F3 क्या है, लाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, इनका रिजल्टेंट कहाँ होगा, हमें पता है F1, F2 दो पैरेलल फोर्सेस हैं, याद होगा आपको। P और Q अगर दो पैरेलल फोर्सेस होती हैं A और B पॉइंट पे, तो इनका रिजल्टेंट इनके बीच में कहीं किसी पॉइंट C पे ही एक्ट करता होता है, सच दैट PAC इज इक्वल टू QBC होता है। ठीक है, तो अगर हम वो चीज मान के चले तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट इन्हीं के बीच में, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट इन्हीं के बीच में, फिर उनका फाइनल रिजल्टेंट भी उन्हीं के बीच में। तो मतलब जहां भी आपकी ये पैरेलल फोर्सेस लग रही हैं, ऊपर वाली फोर्सेस, इन सब का रिजल्टेंट इन्हीं के ही कहीं बीच में ऊपर की तरफ लग रहा होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3। इसी तरह से जो ये वाली फोर्सेस है, इनका भी रिजल्टेंट इन्हीं के ही कहीं बीच लग रहा होगा, F4 प्लस F5। अब क्या हुआ, अब ऊपर की तरफ एक ये फोर्स है, नीचे की तरफ एक ये फोर्स है, तो ये दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस नहीं बन गई, तो इनका भी रिजल्टेंट आ जाएगा। इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, P और Q अगर अनलाइक पैरेलल हो तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, P माइनस Q। इस तरह से अगर हम बात करें तो ऐसा हो जाएगा ना। तो इसका बेसिकली मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है जितनी भी लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं वो प्लस साइन के साथ, जितनी भी अनलाइक पैरेलल है, मतलब जिनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, वो माइनस साइन के साथ अपीयर तो हो ही जाएंगी। अगर ऊपर वाली फोर्सेस डोमिनेटिंग हैं तो अल्टीमेटली जो रिजल्टेंट है वो ऊपर की डायरेक्शन में आएगा, अगर नीचे वाली डोमिनेटिंग है तो वो नीचे की तरफ आएगा। तो मतलब इनमें से जो भी डोमिनेटिंग वन होगा, आर की डायरेक्शन अपने आप वो सेट हो जाएगी। तो इसलिए हम अपने इस आर को समेशन Fi लिख सकते हैं। जो Fi होगा वो प्लस Fj काउंट हो जाएगा अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, और माइनस Fj काउंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंपल सा कंक्लूजन हो गया। इस सिस्टम में हमारे पास रिजल्टेंट ये आ गया, फाइन। अब फिर से हम क्या कर सकते हैं, पूरे सिस्टम का जो भी रिजल्टेंट फोर्स है वो असल में किस पॉइंट पे एक्ट कर रहा होगा वो तो हमें नहीं पता लगा। आपके पास एक सिस्टम के अंदर 100 फोर्सेस है, ठीक है, पर वो 100 फोर्सेस फाइनली तुम्हें एक रिजल्टेंट फोर्स देके जा रही है ना, जैसे तुमने इन 5 के केस में किया। अभी आपने 5 नंबर ऑफ फोर्सेस ली, आपने देखा कि आपको एक रिजल्टेंट फोर्स मिल गई। कौन है रिजल्टेंट फोर्स, समेशन Fi। ठीक है, सेम डायरेक्शन वाली फोर्सेस प्लस साइन के साथ आएंगी, ऑपोजिट डायरेक्शन वाली नेगेटिव साइन के साथ। तो ये आपकी एक सिंगल रिजल्टेंट फोर्स है बच्चे। ये सिंगल रिजल्टेंट फोर्स अब किस पॉइंट पे एक्ट कर रही होगी, वो जो पॉइंट ऑफ एक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ पैरेलल फोर्सेस। इस सिस्टम में 5 फोर्सेस थी,
हम मान लेते हैं चलो ये डोमिनेटिंग है, ये डोमिनेटिंग है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स है फाइनली वो इन दोनों के आउटसाइड, अनलाइक है ना, पहले तो ये तीनों मिल गई, इन्होंने ऊपर वाली फोर्स दे दी, अब इन दोनों ने मिलकर ये फोर्स दे दी, अब ये अनलाइक पैरेलल बन गई, अब इनमें से ये बड़ी है तो इसकी वाली साइड में फाइनली P माइनस क्यू टाइप की फोर्स बनेगी ना, तो ये जो तुम्हारा समेशन एफ आई है ना वो इधर बनेगा। अब इसका पॉइंट ऑफ एक्शन कौन सा हुआ, ये वाला, तो इसको आप कहोगे सेंटर ऑफ पैरेलल फोर्सेस। तो सेंटर ऑफ पैरेलल फोर्सेस जो होता है वो कैसे निकलता है, अभी तक निकला नहीं है, ये तो हमें डायग्राम से पता लगा है कि यहाँ है, निकाल कैसे सकते हैं हम इसको, फिर वही सेम कंसेप्ट मोमेंट्स यूज करके। आप क्या करो, आपके सिस्टम के पास 5 फोर्सेस हैं, आप सभी की मोमेंट्स का सम ले लो, मोमेंट्स का सम ले लीजिए अबाउट एनी पॉइंट O, वो किसके बराबर होगा, मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स अबाउट पॉइंट O। ठीक हो गया, तो जब आप मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स की बात करेंगे तो इट विल बी अबाउट पॉइंट O। मान लेते हैं ये ओरिजिन है, कुछ भी सपोज कर लेना, सपोज पहली फोर्स x1 y1 पॉइंट पे थी, अब मैं अगर इसको x एक्सिस ही मान लेती हूँ फिर तो सिर्फ x के हिसाब से आएगा ना, पहली फोर्स मान लो 2 0 पे है, दूसरी 4 0 पे है, तो मतलब x1 0 पे है, दूसरी फोर्स x2 0 पे है, तीसरी फोर्स x3 0 पे है, ऐसे ही चौथी फोर्स मान लो x4 0 पे है और पांचवी x5 0 पे है। ठीक है, और हम ओरिजिन के अबाउट मूवमेंट्स की बात करते हैं, तो जो भी आपकी फोर्सेस हैं अगर आप उनकी मूवमेंट्स का सम लोगे, जैसे पहली फोर्स F1 x1 मूवमेंट क्या होती है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब अगर कोई फोर्स एंटी क्लॉकवाइज होगी तो वो प्लस का साइन देगी, क्लॉकवाइज होगी तो वो माइनस का साइन देगी, है ना, तो उसमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला, जैसे O है तो वो इधर है, तो ये सारी फोर्सेस एंटी क्लॉकवाइज ही हैं तो इनका अपने हिसाब से ही साइन आएगा। ये देखो, पर जो नीचे वाली फोर्सेस है उसका क्लॉकवाइज जाएगा ना, तो इसलिए वो यहाँ पे अपने आप नेगेटिव में ही आएगी। तो एक्चुअली भी हम ऊपर वाली को पॉजिटिव ले रहे हैं, नीचे वाली को नेगेटिव ले रहे हैं ना, तो देखो नीचे वाली मूवमेंट भी तो क्लॉकवाइज देगी ना, तो इसलिए उसका जब मूवमेंट काउंट करोगे तब भी वो माइनस के साथ ही आएगी। तो इसलिए ये पहली फोर्स की मूवमेंट, ये दूसरी फोर्स की मूवमेंट, ये तीसरी फोर्स की मूवमेंट, अब चौथी नीचे की तरफ थी तो माइनस F4x4 माइनस F5x5 तो रिजल्टेंट की मूवमेंट, रिजल्टेंट की मूवमेंट क्या है R इंटू एक्स मान लेते हैं, जो रिजल्टेंट है वो किसी पॉइंट x0 पे है, हमें पता नहीं, हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो तुम्हारा x है ये क्या आया, समेशन Fi डिवाइडेड बाय R ना, R कौन है, समेशन Fi। अब हम इसको लिख समेशन Fi ही रहे हैं, बट सेम डायरेक्शन वाली फोर्सेस पॉजिटिव काउंट होंगी, ऑपोजिट डायरेक्शन वाली नेगेटिव। तो इसके ना 2-3 पार्ट्स हैं। यहाँ पे तो ऐसा था कि अगर आपकी सारी फोर्सेस जो हैं सपोज वो पैरेलल टू y एक्सिस है, क्योंकि मैंने ये 0 0 लगा दी है ना, वो ऐसे खड़ी हैं, तो वो किसी ना किसी पॉइंट x1 0 x2 0 x3 0 ऐसे पॉइंट्स पे लग रही होंगी। बट अगर बाई चांस आपकी फोर्सेस किसी और डायरेक्शन में भी हैं, जैसे उसका सेकंड पार्ट है, अगर मान लो हमारी जो फोर्सेस हैं वो जस्ट कोप्लेनर है, कोप्लेनर का मतलब सारी फोर्सेस सीधी सीधी नहीं है, ऐसे नहीं है सीधी सीधी, ऐसे है, ऐसे, तो वो कहते हैं अगर ऐसे भी है तो भी कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे पहले हम उनको इस तरह से रोटेट कर लेंगे ताकि वो सारी की सारी पैरेलल टू y एक्सिस हो जाए। क्योंकि ध्यान से देखो, जब हम लोगों ने x बार मतलब सेंटर ऑफ पैरेलल ऑफ फोर्सेस निकाला, क्या इसके कैलकुलेशन में कहीं भी डायरेक्शन का कोई रोल है, क्या डायरेक्शन मैटर करती है कि फोर्सेस किस डायरेक्शन में लग रही हैं? अगर वो सारी की सारी पैरेलल है, अगर अलग अलग डायरेक्शंस होती तो हमें देखना पड़ता कि इसकी ये डायरेक्शन इसकी वो डायरेक्शन, ऐसा तो कंसेप्ट ही नहीं है। हमें तो यही लगा रहे हैं कि पैरेलल फोर्सेस, जब दो फोर्सेस पैरेलल होती हैं तो ये तो कोई नहीं पूछता ना कितने एंगल पे, हम कहते हैं अगर ये पैरेलल है तो इनका रिजल्टेंट इनके बीच में, अनलाइक पैरेलल है तो इनका रिजल्टेंट इनसे बाहर, तो वो पैरेलल पे फोकस किया जाता है, डायरेक्शन पे नहीं किया जाता। तो इसलिए अगर हम इस तरह से सेंटर ऑफ पैरेलल फोर्सेस निकालते हैं तो वो इसके लिए भी वैलिड है। अगर हमारी सारी फोर्सेस कोप्लेनर भी है ना तो भी हम क्या करते हैं, हम सारी की सारी फोर्सेस को ही इस तरह से रोटेट कर लेते हैं कि सारी की सारी ही पैरेलल टू y एक्सिस हो जाए, तो यही सारा सेम का सेम प्रूफ आपका फिर चलेगा। ठीक है,
बट फर्क सिर्फ इतना है, एक बार आप उनको ऐसे घुमाओगे कि वो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाए, वहां से तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, पर यही काम आपको वाई कोऑर्डिनेट पे तो देगा ना। अगर आप अपनी फोर्सेस को ऐसे घुमाओ कि आपकी जो फोर्सेस हैं वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए, सपोज जहां पे भी आपकी फोर्सेस लग रही हैं, ये जैसे पैरेलल फोर्सेस एक यहाँ है, यहाँ है, एक यहाँ है, ये कोप्लेनर है। अब हम क्या करेंगे, इन सबको ऐसे घुमा देंगे कि वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन जाए इस तरह से। तो अब इनके वाई कोऑर्डिनेट अलग अलग हो गए ना, इसका अपना वाई कोऑर्डिनेट, इसका अपना वाई कोऑर्डिनेट, इसका अपना वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो ही हो गया ना, इनके वाई कोऑर्डिनेट अलग हो गए। हो सकता है इसमें वाई हाफ हो, इसमें वाई 1 हो, या वाई 3 हो, या वाई 4 हो। तो इसके हिसाब से यहाँ एक्स बार जैसे हमने निकाला है बिल्कुल सेम वैसे ही वाई बार भी निकल आएगा। इन दैट केस एक्स बार वाई बार जो होगा वो आपका सेंटर ऑफ पैरेलल फोर्सेस काउंट होगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। कैलकुलेटरी पार्ट इसका बहुत ही ईजी है। आपने कुछ भी, जैसे मान लो एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस पे आपको दिया हो कि पैरेलल फोर्सेस है, जब तीनों पैरेलल ही हैं तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं कि कौन सी डायरेक्शन में। अगर आपको इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड पता है और आपसे पूछ लिया जाए कि इनका सेंटर बताइए, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। F5 में जैसे मान लो ये 2 यूनिट की फोर्स है, ये 4 यूनिट की है, ये 8 यूनिट की है, ये सेम डायरेक्शन की है ना, तो ये सारी की सारी पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएंगी बस। ये मान लो ओरिजिन है, ये पॉइंट मान लो 2 3 है, ये पॉइंट मान लो 4 6 है। तो आपको क्या करना है, एक्स बार निकालने के लिए 8 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 है ना, प्लस 4 इंटू 4 मतलब 16 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। समेशन एफ आई में आप क्या करोगे, 8 2 4, ये आपका हो जाएगा 14, ये आपका हो गया 20। ठीक है, ये आपका आ गया एक्स बार। दैट्स इट। इस तरह से आपको सेंटर ऑफ पैरेलल फोर्सेस इवैल्यूएट करना है।